कि मेरी कविताएँ सिर्फ़ कविताएँ नहीं हैं, वो विचार है, वो इतिहास है, वो संघर्ष है, वो कुर्बानी है, वो बलिदान है हमारे महापुरुषों का, जो मैं बताती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कविता नहीं है, मैं कभी भी कवित्री नहीं बनना चाहती थी कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या सोचती हैं? बहन कुमारी मायावती जी आदर्श हैं। आयरन लेडी यूं ही नहीं बनी है वो, उन्होंने ऐसा काम किया है ना। तो जिस दौर में कभी औरतें घूंघट से बाहर झांकने में भी कतराती थी, उस दौर में उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया है, तो वो एक मिसाल है हमारे लिए। तो बहन जी तो हमारी आदर्श है। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखती हैं? चंद्रशेखर आजाद का जो क्रेज है यूथ में है ना, उनका जो बोलने की शैली है ना, और एग्रेसिव थोड़ा सा हाँ, तो वो थोड़े से फिल्मी भी है ना। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ से आते हैं गोल्डन दास जी, नाम सुनी है? जी हाँ, सुना है मैंने। देखिए, जानती हैं उनको आप? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानती, ना ही मैं कभी मिली हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये सारा उनका नाम और ये सारी चीजें हुई थी, जब वो जेल गए थे, तो हमने भी जंतर मंतर पे उनके लिए एक प्रोटेस्ट किया। अच्छा, जंतर मंतर पर गए? कभी कुछ कभी कहेंगे कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, कभी कहेंगे संविधान गलत है, कभी कहेंगे बीएन राव ने लिखा है। अगर बीएन राव ने लिखा है तो संविधान सही है, बाबा साहब ने लिखा है तो गलत है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। मेरा नाम नरेंद्र बसंत है और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, आज के इंटरव्यू में बेहद ही खास मुलाकात एक कवित्री कह लें, लेखिका कह लें, मिशनरी गायिका कह लें, मौजूद हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरीके से भारत देश में बहुजन राजनीति का हरासमेंट हो रहा है, उस बहुजन राजनीति को आगे करने के लिए बहुजन समाज में गिने चुने ही कलाकार हैं जो अपने गायकी के माध्यम से लोगों के बीच में अपना मिशन बतलाने का काम कर रहे हैं और बहुजन एकता बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं वंदना सिद्धार्थ, जो आपको कैमरे में दिखाई दे रही हैं। वंदना सिद्धार्थ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर जगह पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करती हैं। तो पहले तो स्वागत है मैडम जी। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आपके नाम के टाइटल के आगे लगा है बहुजन चिंतक, कवित्री, गायिका, मिशनरी, बहुजन समाज से आप आती हैं। ये कब से आप कर रही हैं? ये सिलसिला कुछ यूं शुरू हुआ था कि घर का ही माहौल ऐसा रहा कि वहीं से कैडर मिलता रहा, पापा से मिलता रहा, तो वहीं से जहन में रहा, यूं कह लीजिए कि खून में ही है ना। तो घर से ही मिला और बहुत सारी चीजें जो पापा ने सीखी वो हमें सिखाई, और वहीं से हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी कि अपना इतिहास क्या है, बहुजन समाज क्या है, बहुजन समाज के महापुरुष कौन है, हमें ये सब जो अधिकार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हम पहले क्या थे अब क्या है ना। तो ये जो बदला और बदलाव वाला जो सीन है, ये सारी चीजें घर से ही मिली। तो घर में ही ऐसा माहौल रहा है, इसलिए मैं सब लोग कहते हैं कि आप बड़ी कम उम्र में मंचों से ऐसे बोलती है। तो भले ही उम्र कम हो, लेकिन मैंने सीखा है, मतलब बहुत बचपन से सीखा है, तो इसलिए आज मैं आप सभी के बीच हूँ। तो मिशन मतलब खून में ही है, परिवार से ही है। परिवार से ही है। तो जैसे आप मिशन को कविता के माध्यम से बतलाने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि गायकी के रूप में बताते हैं, ढोलक झाल होता है उस पर बताते हैं, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आप जिस कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करती हैं, इसका दौर मुझे लग रहा है कि लोग अब बहुत कम पसंद कर रहे हैं, तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? मुझे भी ऐसा लगता था कि कविताएं लोग बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन आज के दौर में जो क्रेज है कविताओं का। अच्छा, क्रेज है? हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है कि भीमा कोरेगांव क्या है ना,
सम्मान क्या है, संविधान क्या है, वो भी आज गा रहे हैं कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। तो एक क्रेज है, बच्चों में भी है, बुजुर्गों में भी है, यूथ में भी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि कविता का ये क्रेज है। तो कहाँ कहाँ तक प्रोग्राम कर चुकी हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं फोन कॉल्स आपको? देश भर से आते हैं, बहुत सारी जगहों से मुझे फोन आते हैं। मैंने ज्यादातर प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र में किया है, गुजरात में किया है, यूपी में किया है, बिहार में भी किया है। तो बहुत सारे जगह से फोन कॉल्स आते हैं और देश भर में मैं प्रोग्राम करती हूँ। वीडियो शुरू कर जो हो रहा था उससे पहले मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया, तो आपके सोशल साइट पर जो वीडियो देखने को मिली अधिकतर बसपा के प्रोग्राम से ही आपको रिलेटेड मतलब वीडियो मिली। तो ज्यादा बसपा वाले ही पूछते हैं या फिर और वाले पूछते हैं, आप जाती नहीं है? नहीं, फोन कॉल्स तो मुझे हर जगह से आते हैं, है ना। अदर मंचों से भी आते हैं और जो अम्बेडकरी विचारधारा नहीं रखते हैं वहां से भी आते हैं, कविताओं से रिलेटेड, है ना। लेकिन जो मैंने कहा ना कि मेरी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं है, वो विचार है, वो इतिहास है, वो संघर्ष है, वो कुर्बानी है, वो बलिदान है हमारे महापुरुषों का, जो मैं बताती हूँ। तो मैं कहती हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ कविता नहीं है। मैं कभी भी कवित्री नहीं बनना चाहती थी, मैं कभी भी गायिका नहीं बनना चाहती थी। हाँ, मेरा शौक रहा है, लेकिन कविताएं कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि लोगों में ना, अगर मैं यही बात अगर स्पीच के माध्यम से बताती तो किसी को कुछ नहीं पता होता। ये जो मैंने 4 लाइनों की जो मेरी शेर है, जो इतना फेमस है, लोग पढ़ते हैं, है ना। पहली बार मैंने देखा कि लोग कविताएं लगा के, ज्यादातर होता है कि गीत लगा के लोग काम करते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, लेकिन मेरी कविताएं लगा के लोग सफर कर रहे हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ वो अपना इतिहास भी समझते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वही कहती हूँ कि मेरी कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं है, एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। क्रांति है, इतिहास है, कुर्बानी है, संघर्ष है। आप एक दौर देखेंगे गुजरा हुआ हमारा, तो ये है कविताएं मेरी। तो मैं वही कहती हूँ कि मैं कभी भी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ये लगा कि एक बहुत ही सहज तरीका है, सरल तरीका है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते थे मुझे कि तुम्हारी आवाज अच्छी है। तो मैंने इसका पूरा फायदा उठाया, हाँ, अपने समाज को जगाने में और अपनी कविताओं तक, उन तक पहुंचने में। आवाज तो बेहद ही आपकी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि जो आपकी 4 लाइनें हैं फेमस, वो जरा दर्शकों को सुनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसमें आपका देख रहे थे वो संविधान और भीमा कोरेगांव जिसमें आप गाते हैं वो। जी। हाँ, तो वो ज्यादातर लोगों को पसंद आई, तो मैं वो सुनाती हूँ कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो ये वो 4 पंक्तियां थी जिससे लोगों के अंदर जोश भर दिया और पूरे देश भर में बहुत वायरल। गाना के माध्यम से, आप कविता के माध्यम से पाखंडवाद जो बाह्य आडंबर है उस पर प्रहार बोलती हैं। आपको लगता है कि अभी भी जो बहुजन समाज है वो पाखंडवाद में, बाह्य आडंबर में उलझा हुआ है? हाँ, ज्यादातर मैंने कहा ना कि जो कुछ लोगों की जो दुकानें चलती हैं वो हम ही लोग चलाते हैं, हम ही लोग चलाते हैं। अगर हम ये पाखंड और आडंबर में ना फंसे रहें तो उनकी दुकान कब की बंद हो चुकी होती, तो हम ही उनके बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ज्यादातर, चूंकि हमारी आबादी भी ज्यादा है, ज्यादातर आपने कभी देखा है कि किसी उद्योगपति, किसी बिजनेसमैन, किसी एक्टर के ऊपर देवी देवता आते हुए नहीं, कभी कोई कावड़ लेके जाता है? नहीं ना। तो ये हम ही लोग हैं, हम ही लोग उनके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। अगर हम करना बंद कर दे तो वो उनका अस्तित्व ही कोई नहीं है। मैंने एक मंच से एक लाइन बोली थी कि जो पाखंडवाद है, जो आडंबर है ना, वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद का एक गैप है। अगर वो गैप भर जाए तो ये पाखंडवाद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैंने ये बोला था, तो यही है। कुछ नेताओं का नाम लूंगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या सोचती हैं? बहन कुमारी मायावती जी आदर्श हैं, आयरन लेडी
यूं ही नहीं बनी है वो, उन्होंने ऐसा काम किया है ना। तो जिस दौर में कभी औरतें घूंघट से बाहर झांकने में भी कतराती थी, उस दौर में उन्होंने सड़कों पे संघर्ष किया है, तो वो एक मिसाल है हमारे लिए। तो बहन जी तो हमारी आदर्श है। आपसे बातचीत हो रही थी तो आप कहें कि आपको भी दिल्ली में आयरन लेडी से सम्मानित किया है। हाँ, अभी 14 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे आयरन लेडी का खिताब दिया गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं है, उसमें कुछ तो बात है जो लोगों को लगा कि नहीं, मैं आयरन लेडी डिजर्व करती हूँ, तो मुझे मिला, तो बड़ी खुशी है। और इसमें आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखती हैं? चंद्रशेखर आजाद का जो क्रेज है यूथ में है ना, क्योंकि उनका जो बोलने की शैली है ना, और एग्रेसिव थोड़ा सा, हाँ, तो वो थोड़े से फिल्मी भी है ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। हाँ, तो वो थोड़ा सा है जो अट्रैक्ट करता है यूथ को, तो होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। और वो भी कांशी राम साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बहन जी को बड़े ही सम्मान से उनका नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और यूथ बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित है। क्या भविष्य देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को? ये तो कोई उनका मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, वो पर्सनली कि उनका कोई करियर है, ये सारी चीजें जनता तय करेगी, तो हम जनता पे छोड़ते हैं कि उनका भविष्य और आगे का क्या है। बिहार में जहाँ पर आई है, जहाँ पर पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आते हैं गोल्डन दास जी, नाम सुनी है? जी हाँ, सुना है मैंने। देखिए, जानती हैं उनको आप? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानती, ना ही मैं कभी मिली हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले जब ये सारा उनका नाम और ये सारी चीजें हुई थी, जब वो जेल गए थे, तो हमने भी जंतर मंतर पे उनके लिए एक प्रोटेस्ट किया। अच्छा, जंतर मंतर पर गए? जी हाँ, जी हाँ। गोल्डन दास की लड़ी थी, तो वीडियो कभी देखी है गोल्डन दास को, वो जो थाना में जाते हैं ताला मारते हैं? नहीं, अभी मैंने ज्यादा उनके बारे में नहीं देखा। हाँ, लेकिन मैं प्रोटेस्ट में गई थी जंतर मंतर पे, उसके बाद नहीं देखा। लेकिन मैं जरूर देखूंगी अब। जी। तो चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती जी और जो गोल्डन दास हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो नेता हैं जो दलित की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। आप क्या कहती हैं, इन लोगों को साथ में आना चाहिए? क्योंकि अब जिस तरीके से वोट जो है, एक ही घर में दो तरह के वोट बन गए। एक जो बुजुर्ग समाज के लोग हैं वो जो है बहन कुमारी मायावती जी को वोट करते हैं, उसी घर में युवा है तो चंद्रशेखर आजाद के साथ है। तो आपको लगता है कि बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता को एक साथ आना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी और बहन जी को ही नहीं, जितने दलित नेता हैं जिस भी पार्टी में, चिराग पासवान की तरह, हाँ, सबको एक उस पे एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि हमारे महापुरुष कह के गए हैं, बाबा साहब के गए हैं, संगठित रहो, है ना। संगठित है ही नहीं हम, दुनिया भर के संगठन बन गए हैं, दुनिया भर की पार्टी बन गई है, लेकिन हम अलग अलग हैं, अलग अलग। अब वो सारी चीजें हमारी इकट्ठी हो, एक प्लेटफॉर्म पे हम हो, तो हमारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो, और जब सबकी विचारधारा एक है तो हम एक साथ काम करें, है ना। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हम एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाला है जी, और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद सीएम बनने वाले हैं, बीएसपी के समर्थक कह रहे हैं कि बहन जी सीएम बनने वाली हैं। जी, आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, लगने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये यूपी की जनता तय करेगी। और उससे भी ज्यादा आप देख सकते हैं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है वोट चोरी का, है ना, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, ईवीएम को लेके प्रोटेस्ट, तो ये जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। और रही बात सीएम की, तो वो तो जनता ही तय करेगी किसको आना। यूपी की जनता देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वही करेंगे। चंद्रशेखर आजाद के साथ एक नया लफड़ा हुआ है, रोहिणी गावी नाम की लड़की का, आप भी देखी होंगी, किस तरीके से आरोप लगाती है, तमाम पर्सनल चीजों को वायरल करती है, लिखती है। इस प्रकरण को कैसे देखती हैं? चंद्रशेखर आजाद गलत हैं या फिर रोहिणी गावी? इस मामले के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, उनका पर्सनल मैटर है। जो भी होगा, अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आपस में बात करके इस मामले को
समझे, एक क्योंकि लड़के के साथ गलत होगा तो आप खड़ा नहीं है उसके साथ। नहीं, बिल्कुल खड़ी रहूंगी, लेकिन मैंने हम्म। कहा ना कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में कि कौन, क्योंकि अगर हम उनकी बात सुन रहे हैं तो हमें दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। तो मैं दोनों तरफ की बातें मैं पूरी नहीं जानती कि क्या, हाँ मैंने ट्विटर वगैरह पे देखा था बयानबाजी वगैरह कि गलत हुआ कुछ भी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि गलत हुआ या सही हुआ। और हुआ भी तो मैंने फोटोज भी देखे काफी सारे साथ में दोनों के, तो वो जबरदस्ती तो खींची नहीं गई होंगी, है ना। तो क्या था क्या नहीं था आपके पास्ट में, तो ये वही दोनों लोग बेहतर जानते हैं। हाँ। एक आखिरी सवाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है आरक्षण के खिलाफ में। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं, सामाजिक रूप से जो लोग पीछे हैं उसकी वजह से नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण जो है गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दलित समाज के लोगों को जाति के नाम पर ही शोषण किया जाता है, जाति के नाम पर तमाम दंश वो लोग झेलते हैं। तो आरक्षण ये लोग कह रहे हैं, जो फॉरवर्ड लॉबी है, कि आरक्षण जो है जाति के नाम पर नहीं मिले लोगों को, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये क्या है, पहले तो इन लोगों ने कहा कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं, पहले इन लोगों का ना एक मुद्दा है ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहेंगे कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं, कभी कहेंगे संविधान गलत है, कभी कहेंगे BN राव ने लिखा है। अगर BN राव ने लिखा है तो संविधान सही है, बाबा साहब ने लिखा है तो गलत है ना। मैं चर्चा BN राव को भी लोग ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात आरक्षण की, तो हमें तो अभी अभी मिला है ना, संविधान लागू होने के बाद हमें आरक्षण मिला है। जो हजारों सालों से आरक्षण लेते आए हैं वो भी 100%, क्या अभी क्या हमें वो मंदिरों में आरक्षण दे देंगे? नहीं, 100% जाति के लोग बैठे हैं, वही बैठे हैं, वही है। उसमें आरक्षण की मांग नहीं, लोग उसमें आरक्षण की मांग नहीं है ना। तो 100% आरक्षण तो एक खास समुदाय लेके बैठा हुआ है। और हमें जब थोड़ा सा मिलना स्टार्ट हो, हमारी पहली जनरेशन ही तो है जो हम जज बन रहे हैं, हम IAS बन रहे हैं, हम PCS बन रहे हैं। हमारे दादा परदादा तो नहीं थे ना IAS और जज, हमारी पहली जनरेशन है। और हमारी पहली जनरेशन आई तो आपके पेट में इतना दर्द होने लगा, आप आरक्षण हटाने की बात करने लगे। और हजारों साल से जो हमें सताया गया, हमारा हक अधिकार खाया गया, उसकी बात आप नहीं करते हो। और पूरा आरक्षण आप लेके बैठे हो मंदिरों में। अभी तो 10% EWS के नाम पर आपने ले लिया है ना, 10% को 10% लाभ, मतलब 100% रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन किसके आधार पर मिलना चाहिए? रिजर्वेशन बाबा साहब से ज्यादा होशियार ये हो गए लोग। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर थे, माने जाते हैं भी ऑब्वियसली। तो वो जो दे के गए हैं, क्या वो गलत हो गया? नहीं ना, बिल्कुल, मैं वही कहना चाहती हूँ। तो एक और आखिरी सवाल लेंगे। आप बिहार में आई हैं, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट प्रभारी हैं अनिल चौधरी जी, आप उनके प्रोग्राम में आई हुई थी, कैसा लगा मिलकर उनसे? बहुत अच्छा। इवन ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अलग जगह आई हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार में आई हूँ। और सर से मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना साधारण और सिंपल नेचर, काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा अनुभव रहा। और इस प्रोग्राम में जब मैं शामिल हुई तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी सारे वक्तागण थे तो उनको भी सुना मैंने, तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैं प्रभावित हुई इस प्रोग्राम से। तो देखिए, वंदना सिद्धार्थ जी थी और काफी समय बहुजन मिशन को जगाने में लगी हुई हैं, जगह जगह जाती हैं और अपने कविता के माध्यम से, गायकी के माध्यम से ये जो है लोगों को जगाने का काम करती हैं। और पटना में आई हुई थी, इनसे मुलाकात हो गई, तमाम तरीके से बातचीत हुई। आप इनके बातचीत को, क्रम को, संवाद कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।